Hello friends, how are you? In our last class we discussed about the Lamarckism, the Lamarck's concept about the evolution, okay, and in which we studied that the use and disuse of an organ, use and disuse of an organ, that means the acquired character will transfer into the next generation and become a reason of and become a reason of organic evolution. And we also discussed the objections on the Lamarckism. Okay, now in today's class we discuss about the Darwinism, that means the Darwin's concept about the evolution. Okay, in this concept Darwin explain, yeah, we can say that this concept is given by Darwin, in which he used the concept of natural selection, the concept of natural selection the concept of natural selection in the development of an organism, or we can say that in the development of origin of species. Got it? इस कॉन्सेप्ट में डार्विन ने जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसको समझाने के लिए नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट का उन्होंने यूज किया. गॉट इट? अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है उसको पहले समझना ताकि आप इस थ्योरी को रिलेटेड कर सके. नेचुरल सिलेक्शन का मीन्स है कोई भी ऐसा चेंज, वेरिएशन जिसका नेचर सिलेक्शन करती है, यानी कि वो सूटेबल होता है उस एनवायरमेंट की, वो कहलाता है नेचुरल सिलेक्शन. वो क्या कहलाएगा? नेचुरल सिलेक्शन. गॉट इट? अंडरस्टैंड? जैसे सिंपल सी बात करें, कुछ जो ग्रीन कलर के जो बीटल्स हैं, बीटल्स एक छोटे से इंसेक्ट टाइप के रहते हैं. मान लीजिए सपोज कीजिए एक फॉरेस्ट है, उसमें रेड कलर के बीटल्स हैं. ओके, रेड कलर के बीटल्स हैं जो कि ग्रीन लीव्स जो हैं, इन ग्रीन लीव्स के ऊपर वो रहते हैं और आसानी से दिखाई देंगे. ग्रीन लीव्स पर जो क्रो है, क्रो इनको इजीली ईट अप करता रहता है. बचे हुए बीटल्स अपने आप को ग्रो कराते हैं, ग्रो कराकर वापस रिप्रोडक्शन करते हैं. नेचुरल इवेंट ये चलता रहता है. क्लियर? अब यहां पर अपन थोड़ा सा एक वेरिएशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि आप ये चीज समझ लें कि नेचुरल सिलेक्शन का मीन्स क्या है. हो सकता है यहां पर ये ग्रीन बीट जो रेड बीटल है ये सरवाइव करते रहे, रिप्रोडक्शन करते रहे. एक चांस ही है. एक ये भी हो सकता है कि इवोल्यूशन के कारण से ग्रीन के साथ कुछ ब्लू कलर की बीटल डेवलप हो जाए. और एक चांस ये भी है, अपन कॉन्सेप्ट को समझने की बात कर रहे हैं इसलिए थोड़े से चांसेस की अपन बात करते हैं. एक चांस ये कि यहां पर ग्रीन कलर के बीटल्स डेवलप हो जाए. गॉट इट? अब नेचर के पास तीन वेरिएंट है, ब्लू कलर भी है, रेड कलर भी है और ग्रीन कलर भी है. तीनों ही यहां फॉरेस्ट में है, ये लीव्स वगैरह पर. अब आप कंसीडर कर सकते हैं कि क्रो जो है वो किनको इजीली ईट अप कर सकता है और किनको इजीली वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा. बट इसको नहीं कर पाएगा. तो इट इज नेचुरली सिलेक्टेड. नेचर ने सिलेक्ट किया क्योंकि लीव्स कैसी है? ग्रीन कलर की. हो सकता है अगर रेड की होती तो फिर ये ज्यादा प्रोटेक्टेड रहता, और अगर ब्लू की होती तो ये होता. नेचुरल में जो नेचर के जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि जो प्लांट की लीव्स है वो किस कलर की है? ग्रीन कलर की. तो इस चीज के लिए वर्ड काम में लिया जाता है नेचुरल सिलेक्शन. यूजफुल कैरेक्टर्स का या यूजफुल वेरिएशंस जो आते हैं उनका नेचर में बचे रहना क्या कहलाता है? नेचुरल सिलेक्शन. गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. चलिए आगे बात करते हैं अपन. तो डार्विन ने ये कहा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर में न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है। न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि बहुत सारे लार्ज नंबर में वो रिप्रोडक्शन करता है। अब नेचर के अंदर एक खासियत ये है कि जो रिप्रोडक्शन है उसमें कभी भी कोई भी दो ऑर्गेनिज्म में सेम कैरेक्टर्स नहीं होते, वहां पर वेरिएशंस आते हैं। एक सिंपल सी बात करें, मदर और फादर, इनसे प्रोड्यूस होने वाले जो चाइल्ड्स हैं, जैसे सपोज कीजिए यहां पर फर्स्ट और सेकंड 2 चाइल्ड डेवलप हुए, 2 बार इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, 2 चाइल्ड डेवलप हुए, क्या ये दोनों भी सेम होते हैं? नो। बस एक रियल ट्विंस का एक केस अलग है जहां पर दोनों सेम है, अदरवाइज एक ही मदर फादर से डेवलप होने वाले चाइल्ड ही सेम नहीं होते, उनमें भी काफी डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। तो यहां पर भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहे हैं उनमें क्या आएंगे, क्या होंगे उनमें वेरिएशंस, यानी कि ये न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर क्या रहते हैं, वेरिएशंस यहां पर रहते हैं। गॉट इट? तो दैट मींस न्यू ऑर्गेनिज्म विथ वेरिएशंस डेवलप होते हैं। अब ये जो है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुए हैं, दे विल compete, or we can say that struggle for food, habitat, sexual partner, etc. इन चीजों के लिए इनके बीच में कंपटीशन होता है। आप नेचर में देखते ही हैं, एक ही डॉग जो है, जो बहुत सारे बच्चे देते हैं, उनमें बाद में फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, इन सब के लिए इनमें आपस में कंपटीशन होता है। यहां पर जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो सबसे ज्यादा फिट होगा इस कंडीशंस में, उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, उसका नेचुरल सिलेक्शन होता है, यानी कि वो सरवाइव करेगा, और वो सरवाइव करेगा तो उसके जो वेरिएशंस हैं वो आगे चलकर क्या क्रिएट करेंगे, न्यू स्पीसीज क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करेंगे, न्यू स्पीसीज। गॉट इट? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन इस चीज के बारे में, स्ट्रगल। अपन डॉग, गली के अंदर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको देखते हैं, वो तकरीबन 5-6 बच्चे देते हैं। क्या सारे सर्वाइव करते हैं? नो। मोस्ट ऑफ जो हैं वो लाइफ की प्रिमिटिव स्टेजेस में ही खत्म हो जाते हैं। पहले तो मदर से जो मिल्क फीडिंग है उसमें कंपटीशन, वहां पर जो बच्चे हैं मदर आके लेट जाती है, उसमें से जो स्ट्रांग होते हैं, जो फिट होते हैं, वही फूड के लिए पहुंच पाते हैं। थोड़े बड़े हुए, एक आधे तो वहीं पर खत्म हो जाते हैं, थोड़े बड़े हुए, अब मदर जो फूड लेके आ रही है माउथ में वो इनफ नहीं है सभी के लिए, तो उनमें से जो वापस फिट होंगे, जो फिट होंगे वो बचे हुए रहते हैं। अच्छा, ये फिट होना किस पे डिपेंड है, वेरिएशंस। वो वेरिएशन जो कि उस नेचर में या उस कंडीशंस में रहने में उसमें हेल्प करते हैं, उनके लिए वर्ड काम में लिया गया है फिट। ओके, तो ये जो वो जो उनमें से वापस एक आधे खत्म तो 1-2 बचे, फिर वो जाते हैं अपनी, थोड़े बड़े होते हैं तो मदर के जो अभी तक मदर के प्रोटेक्शन में थे, मदर से बाहर जब निकलते हैं तो पहले से मौजूद जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उससे प्रिमिटिव, उससे पहले के जो हैं, उनके साथ उसकी फाइट है। उस फाइट में जो सरवाइव करेगा वही आगे तक बचा हुआ रहता है। तो ये चीज है यहाँ पर स्ट्रगल। गॉट इट? तो यहाँ पर जो नेचर में जो स्ट्रगल है उसमें जो वेरिएशंस, अपन ने जो अभी एग्जांपल है उसमें वेरिएशंस नहीं है, लेकिन अपन ने कंसीडर किसको किया है, स्ट्रगल को। ओके, तो नेचर के अंदर जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में वेरिएशंस उसके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। वो वेरिएशंस जो, जैसे भी अपन ने एग्जांपल लिया, क्रॉ के साथ स्ट्रगल था, उसमें जो ग्रीन कलर का जो वेरिएशन था वो उसमें फिट था, वो उसके सर्वाइवल में हेल्प कर रहा था, इसलिए नेचर ने किसको सेलेक्ट किया था, अभी अपन ने एग्जांपल लिया उसमें ग्रीन कलर को, तो वो आगे चलकर सारे के सारे कैसे होंगे, ग्रीन। स्टार्ट कहां से था, रेड बीटल, तो एक नई स्पीसीज डेवलप हो गई, कौन सी वाली, ग्रीन बीटल्स की। ठीक? तो इस तरीके से जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं
वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो अपन मोटे मोटे तौर पे अपन बोले तो अपन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच स्पीसीज प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर with variations these large number of organisms struggle or compete competition for food habitat etc during this struggle or this competition the organism which is fit या best suited will select by nature and this fit or best suited organism with variations lead to the development of new species. Got it? Understand? डार्विन का ये जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन आज भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन जो इसका ऑब्जेक्शन है वो ये डार्विन के टाइम पर डार्विन और मेंडल जो है ग्रिगोर जॉन मेंडल दोनों का टाइम पीरियड सेम ही है, लेकिन जो डार्विन है उन्होंने मेंडलिज्म या उनके टाइम तक मेंडलिज्म के जो लॉज हैं लॉज ऑफ मेंडल या लॉज ऑफ हेरिडिटी वो अननोन थे क्योंकि पब्लिशिंग नहीं हुआ था, तो वो अननोन थे। इसलिए डार्विन जो है वेरिएशंस क्यों आते हैं इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। व्हाट इट अंडरस्टैंड? तो दैट इज डार्विनिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज म्यूटेशन। After the discussion of Darwin's concept, now let me move to the next topic. The next topic related with the origin of life, origin of species, that is mutation. Okay, mutation. The term mutation was coined by Hugo de Vries in 1901 by Hugo de Vries, term coined by Hugo de Vries. Okay, he saw some new primose plant in the garden or we can say a group of primose plant. हुगो डी ब्रीज ने 1901 के अंदर जो प्राइमोस प्लांट होते हैं ये एक टाइप के इनका गार्डन या जो ग्रुप था उसमें उन प्लांट्स के बीच में उन्होंने नए टाइप के प्राइमोस प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व न्यू प्राइमोस प्लांट इन द गार्डन और इन द ग्रुप ऑफ न्यू प्राइमोस प्लांट। ओके, फर्दर स्टडी इनकी जब उन्होंने फर्दर स्टडी की ये चेंजेस क्यों हुए इसका रीजन क्या था, तो जब उन्होंने इनकी और ज्यादा स्टडी की तो स्टडी करने के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे और वो कंक्लूजन ये था कि जो कोई भी एग्जिस्टिंग स्पीसीज होती है उस एग्जिस्टिंग स्पीसीज में कई बार सडन चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? देयर आर सडन बिग चेंजेस इन द कैरेक्टर्स। जो ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टर्स में सडन बिग चेंजेस यहां पर अपीयर होते हैं जो कि आगे चलकर मतलब टाइम पासिंग के बाद में बिकम्स ए रिजल्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जो आगे चलकर क्या बनाते हैं? न्यू स्पीसीज के ओरिजिन का रिजल्ट बनते हैं। ये जो सडन बिग चेंजेस हैं जो आगे चलकर क्या बनाएंगे? न्यू स्पीसीज बनाते हैं। इनके लिए टर्म दी गई थी म्यूटेशन। इनके लिए क्या टर्म दी गई थी? दैट इज म्यूटेशन। गॉट इट? तो अपन बोल सकते हैं द सडन बिग चेंजेस which result the origin of new species are called mutations. Got it? Now the questions comes in our mind that how these changes occurs. Primarily in the starting we don't know about the DNA, but now we understand about the importance of DNA. All of that is mutation is related with the DNA. किसके साथ जुड़ा हुआ है ये?
डीएनए के साथ इसका अटैचमेंट है। तो कैसे आते हैं पहले उसकी अपन बात करें। एज वी नो, हमारी सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए, जो क्या काम करता है, इट रेगुलेट द कैरेक्टर्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं डीएनए हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है जो कि हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। हमें मदर फादर से क्या मिलता है, डीएनए। जो जर्म सेल्स हैं, गैमेट्स, मेल फीमेल गैमेट्स, यानी कि स्पर्म्स और एग सेल्स, उसके थ्रू हमें क्या मिलता है, मदर फादर से डीएनए, जो कि हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज composed by 4 नाइट्रोजन बेसिस। किससे मिलकर बनता है ये, 4 नाइट्रोजन बेसिस। गॉट इट। इनको न्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं अपन। 4 नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट शुगर, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं। कौन कौन से, ए, जी, सी, टी। एडेनिन, guanine, cytosine and thymine. First, A stand for adenine, G for guanine, G-U-A-N, guanine. C stand for cytosine, C stand for cytosine, and T stand for thymine. ये 4 नाइट्रोजन बेसिस, एक डीएनए स्ट्रैंड पर मिलियंस ऑफ ये 4 नाइट्रोजन बेसिस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर पाए जाते हैं। गॉट इट। जैसे एक सिंपल सी बात करें, सपोज कीजिए ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है, ओके, तो इस पर नाइट्रोजन बेसिस ये इस तरह से सीक्वेंस के अंदर रहते हैं। कोई भी सीक्वेंस आप ले सकते हैं, ओके। तो ये जो सीक्वेंस है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस यहां पर होती है। अपन जानते हैं डीएनए की जब कॉपी होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान क्या रहता है, जो भी गैमेट सेल्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड इसकी कॉपी होती है। कॉपी होने से एक तो रह जाता है, जो मेन स्ट्रैंड है वो तो यहाँ रहता है, और एक ट्रांसफर किसको हो जाता है, जार्म सेल्स को, रिप्रोडक्टिव सेल्स को, यानी कि मेल फीमेल गैमेट को, और फिर वो जाकर फ्यूज होते हैं और चाइल्ड डेवलप करते हैं। तो यहां जब इसकी कॉपी होती है तो एक साइंस में एक वर्ड बोला जाता है, देयर इज नो रिलायबल प्रोसेस, देयर इज नो रिलायबल बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो रिलायबल नहीं होती, यानी कि 100% एक्यूरेट नहीं होती। ये कोई फोटोकॉपी मेथड नहीं कि जैसा डाला वैसा निकल जाए। तो कई बार क्या होता है, यहां पर जो डीएनए स्टैंड है उस डीएनए स्टैंड में चेंजेस यहां पर आ जाते हैं। सपोज जैसे यहां पर ए आना चाहिए था, यहां पर ए है, अगला भी ए है, अगला भी ए है, उसके बाद सी और टी जो है, सी की जगह सपोज कीजिए देयर इज जी। सी जो है इसकी जगह पर क्या आ गया, जी। ओके, आगे सीक्वेंस वही चल रही है, टी टी ए जी। अब ये जो यहां पर चेंज आ गया डीएनए सीक्वेंस के अंदर, जो यहां पर चेंज आ गया, दैट चेंज, इस चेंज के कारण ये जो पर्टिकुलर जीन है, डीएनए का जो एक्टिव पार्ट है, आप जानते हैं डीएनए के जो पार्ट्स हैं, एक्टिव पार्ट्स, उन एक्टिव पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड जीन्स। तो ये जो पर्टिकुलर कोई भी जीन, कोई भी हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन है, उसमें चेंज हो गया। उसमें चेंज होने के कारण से डेफिनेटली हमारे जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर है, चेंज इन कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर है उस जीन का, जैसे हाइट का हो तो हाइट हो सकता है, कलर हो, बॉडी स्ट्रक्चर हो, तो उसमें चेंज यहां पर आते हैं। गॉट इट। अब यही जो चेंज है, यही चेंज आगे चलकर, क्योंकि अब ये जब रिप्रोडक्शन करेगा,
ये फादर मदर थे, अब ये आ गया, अब ये जो रिप्रोडक्शन करेगा तो ये चेंज ट्रांसफर हो गया, इसी चेंज को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज वेरिएशन। क्या बोलेंगे अपन, वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन है ये जब आगे ट्रांसफर होगा, यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जब ये ट्रांसफर होता है तो धीरे धीरे मान लीजिए इसमें यहाँ पे चेंज आया, अब हो सकता है 4, 5, 6 जनरेशन बाद यहाँ पर इसके आसपास में या इसकी जगह पर और कोई चेंज आ जाए, जिसके कारण से कैरेक्टर्स में और ज्यादा चेंजेस हमें दिखाई दे। तो ये जो चेंजेस वेरिएशंस है टाइम पासिंग के बाद में इसका रिजल्ट करेंगे, देयर इज न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज कब बोलेंगे, जब यहां पर बनने वाला ऑर्गेनिज्म पेरेंट ऑर्गेनिज्म जहां से अपन स्टडी कर रहे हैं उसके साथ रिप्रोडक्शन के कैपेबल ना हो। गॉट इट, वो जो पहले से बचे हुए उनके साथ जो रिप्रोडक्शन के कैपेबल ना हो तो अपन क्या बोलेंगे इसको, दैट इज कॉल्ड न्यू स्पीसीज। गॉट इट, तो ये आता है म्यूटेशन कॉन्सेप्ट। गॉट इट। नाउ इसके बाद जो आता है नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ या मिक्सअप ऑफ म्यूटेशन एंड डार्विन्स कॉन्सेप्ट। गॉट इट, तो जो डार्विन के जो मिसिंग जो पॉइंट था कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, उनको नियो डार्विनिज्म के अंदर कंबाइन कर दिया गया। न्यू डार्विनिज्म। गॉट इट, तो न्यू डार्विनिज्म जो है ये अपन बोल सकते हैं दैट इज म्यूटेशन प्लस डार्विनिज्म। म्यूटेशन और डार्विनिज्म दोनों का ये रिजल्ट के तौर पर अपन देख सकते हैं। गॉट इट, इसके लिए ध्यान रखना इससे ट्रू, इसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट इज द ट्रू रीजन ऑफ इवोल्यूशन। इस थ्योरी को क्या कंसिडर किया गया है, ट्रू रीजन ऑफ इवोल्यूशन कंसिडर किया गया, जिसमें क्या बोला गया है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें म्यूटेशन से आए हुए वेरिएशंस का जब नेचुरल सिलेक्शन होता है, म्यूटेशंस के कारण क्या आते हैं यहां पर वेरिएशंस, उन वेरिएशंस में से जिसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, जिसका क्या होगा नेचुरल सिलेक्शन, जैसे अभी अपन ने बात की थी डार्विनिज्म में, तो नेचुरल सिलेक्शन जब होगा तो वो आगे चलकर क्या बनाएंगे, दे डेवलप न्यू स्पीसीज, वो न्यू स्पीसीज का डेवलपमेंट करते हैं। गॉट इट, ये कहलाता है न्यू डार्विनिज्म। गॉट इट, जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे बात करें तो सपोज जो जिराफ वाला जो एग्जांपल लिया था ऑन लेमार्क, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। सपोज कीजिए कि जो एक लिवो यहाँ पर जिराफ जो है नॉर्मल नेक्ड जिराफ, उनके अंदर म्यूटेशन के कारण से कुछ जिराफ की लॉन्ग नेक हो गई, लॉन्ग नेक्ड जिराफ जो है वो डेवलप हुई। गॉट इट, ये जो लॉन्ग नेक जिराफ जो थी ये नेचुरली सिलेक्ट हुए क्योंकि लंबी गर्दन थी, तो डेफिनेटली वो ज्यादा ब्रांचेस, हाइट ज्यादा होने के कारण से ज्यादा ब्रांचेस वगैरह की लीव्स खा सकते थे, तो अपन बोल सकते हैं इनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, दे आर नेचुरली सेलेक्टेड। और नेचुरली सिलेक्शन होने के, नेचुरल सिलेक्शन लिख लेते हैं अपन, तो दे आर, इनका नेचुरल सिलेक्शन होने के कारण से इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई इनकी, क्योंकि ये ज्यादा हेल्दी रहे, ऑर्डिनरी नेक वालों के मुकाबले ज्यादा खाना मिल रहा है तो ज्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव किए, तो डेफिनेटली धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई। और फाइनली आज जो अपन देखते हैं न्यू स्पीसीज या मॉडर्न लॉन्ग नेक्ड जिराफ, लॉन्ग नेक्ड जिराफ की जो स्पीसीज है, लॉन्ग नेक्ड जिराफ जो अपन देखते हैं दैट इज लॉन्ग नेक जिराफ, जो न्यू स्पीसीज के तौर पर डेवलप हुई है। गॉट इट, तो इस तरीके से यहां पर जिराफ का जो ओरिजिनेशन है उसको नियो डार्विनिज्म के थ्रू समझाया गया। और ध्यान रखना है यही आज के टाइम पर इवोल्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट अपन कंसिडर करते हैं। गॉट इट, अबाउट द मार्गुलिस थ्योरी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।